एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा दिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठे और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र आलवार्स ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। पुरानी कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुखदोम या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़ें। यहाँ पर डिमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते, मैं दामिया हूँ, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों, हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल? वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहां तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से आप सबको पिड्डू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट फुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी।
जोरदार हवाओं को झेल कर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। Ahora voy tai kurari manhandari, kutol voy sakolkan korkai bandari, korbandu nishalai tai shirentangari, sonboti pakra batu patle tokari. सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप अलग करती आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचल कर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेरी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं। उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक भी दिखेंगे। इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ हैं। आपकी दाई ओर माचीज है। आप उसमें बैठकर गोवा के स्थानीय लॉर्ड होने का अनुभव ले सकते हैं। चाहे तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं, लेकिन कृपया शीघ्रता से, क्योंकि आपको कुछ ही मिनट मिलेंगे। हमें आगे बढ़कर गोवा में जीवन को कुछ और पहलू देखने हैं। Bigfoot, because the legendary influence of the foot of a virtuous man, whose character and fairness pleased God so much that he was lifted to heaven, is found in this place. Ancestral Goa offers you a glimpse of what Goa looked like. यह है पौंत बोक दवाका या गांव के मुंह का झरना। यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेती थी और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांति को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीठा से इन्हें धोया जाता है। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। गाय के मुंह का झरना इस तरफ जाके भी दिख सकते। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग प्रभाव यहाँ प्रदर्शित है, मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर भी उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई
पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे जो आज भी लुभावना है। बड़े के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। आपके पीछे है गोवा का चरवाहा जिसे दंगल कहते हैं। ये सयाजी के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब उसकी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों में बीज बोने के समय या फसल काटने के समय, तब वो नीचे आकर किसानों की मदद करता। बदले में अपने उपभोग के लिए अनाज लेने का एक निगहबान फरिश्ता होता है। यहाँ सीढ़ी के बगल की जगह इस गांव के संरक्षक राखोंदार को समर्पित है। जब भी गांव वाले बाहर यात्रा करते तो अपनी और घर वालों की सलामती के लिए साथ ये जलाते थे। उन दिनों राखोंदार को मिट्टी के घोड़े भेंट चढ़ाते थे। और नारियल चढ़कर हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट की दुकान में जा सकती है। पर कृपया शीघ्रता से, क्योंकि कुछ ही मिनट में अगले भाग का दौरा शुरू होने वाला है। बघा इकडे बघा काय पाहिजे ना, अंड्याची पोळी आहे, काजूची बर्फी आहे, मँगो आहे, आम पापड, शादी का बर्फी सर 10 पीस 100 रुपीज, ये कैश्यू नोट्स 300 का गोवा का, ये स्टोन चॉकलेट, ये कोकम स्वीट कोकम, ये जली मिठाई, ये बेंजो काय म्हणजे आमचं दुकान म्हणतात तू केलेली ना तू केलेली रे हेलो सर, शॉपिंग सेंटर बात में फोटो मारो हमें धीरे देखो पीछे देखो शॉपिंग सेंटर हेलो शॉप फोटो आउटसाइड नो शॉप पायरो आल्तो में आपका स्वागत है। ये गोवा के गांव का प्ररूपी अमीर इलाका है। धर्म में भेदभाव किए बिना मिलजुल कर रहते थे। गौर कीजिए, आपकी अत्यंत बाईं ओर गंगाराम एक हिंदू ने धोती के ऊपर कोट और टाई पहन रखी है। उनके पीछे दोना पुलगेरिया ने साड़ी के ऊपर एक ओल ओढ़ रखी है और उसके पीछे जमींदार अपनी बालकनी में पाइप से तंबाकू पी रहे हैं। उसके बाद आप अब्दुल्ला को खड़े देख सकते हैं, जिनकी दाढ़ी से आसानी से उनके मुसलमान होने की पुष्टि होती है। पिंकी, एक नवयुवक लड़की, गहरी सांस लेकर कुदरत की सुंदरता का एहसास ले रही है। यहाँ पर एक कैथलिक महिला लिली सफेद लहराता गाउन पहनकर अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जा रही है। उनका सेवक उनके लिए छाता लेकर पीछे टहल रहा है। थोड़ी दाईं तरफ एक हिंदू महिला लता अपने घर से दिवजा लेकर मंदिर के लिए निकल रही है। लता के घर के बाजू में फूल बेचने वाली औरत शब्दुले फूलों का हार पिरो रही है। उन दिनों जब तक बालों को फूलों से संवारा नहीं जाता, तब तक औरत का पहनावा पूरा नहीं होता था। शौक से कहना पड़ता है कि आजकल फूल महिलाओं के बालों में कभी कभार ही दिखते हैं। उसके बाजू में गोविंद का घर है जो बुनावट करता था। उसकी सेवाएं बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि उन दिनों प्लास्टिक की तो रचना ही नहीं हुई थी। गोविंद बांस से टोकरे, चटाई
और भी बहुत सारी कामकाज या घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं अलग अलग नाप और रंगों में दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं गोवा के गुजरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के अलग अलग पहलू उसकी हाथों की चूड़ियों से पता चलते थे। सफेद और काले रंग की चूड़ियां बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगियां कुछ विधवाओं के लिए होती थी। अब हम रुआ आना मॉरिन से गुजरेंगे, यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। और ये आपको गणपत दिखेगा, जो चने बेच रहा है। चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आसपास ही होगा। Yeah, coming. आनंद के घर के बाजू में आपको समुद्र मंथन का वर्णन दिखाई देगा। समुद्र मंथन से समुद्र का अमृत प्राप्त कर भगवान राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। रुआ आना मोरीन हमें बाजार में ले जाता है, जिसे उन दिनों टिंटो कहते थे। टिंटो एक ऐसी जगह थी जहां गांव में और आसपास के इलाकों में होने वाली खबरों की जानकारी मिलती थी। देखिए, टिंटो के एक खंबे पे पोस्टर चिपका के थिएटर का इश्तिहार दिया गया है। बाएं सिरे पे गांव का ढिंडोरा पीटने वाला गांव वालों की महत्व की खबरों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाहर्ता या टैक्स कलेक्टर है, जो कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता है। आपके पीछे जो दो लैटराइट के खंबे हैं, उसे दोवरने कहा जाता है। उम्मीद है ऐसा टीटों के अंदर बैठकर आदमियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़े और वो दो सीढ़ियां चढ़कर सोना मरिया के आंगन में प्रवेश करें। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाएं सिरे पे मेस्त्री या गिरिजाघर गायक दल के उस्ताद अपने घर में प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्लासेस दे रहे हैं। उस समय सर्वाधिक अधिमान्य बाजा वायलिन भी था। वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसे अंगीकृत किया गया। मिस्त्री के घर के ठीक ऊपर आपको एक सन डायल या धूप घड़ी दिखाई देगी। अगर आप सही भौगोलिक वक्त चाहते हैं तो अपनी घड़ी को सही कीजिए। मिस्त्री के घर के बाजू में ताबाकारिया या तंबाकू घर है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू घर हुआ करते थे। इन तंबाकू घरों से ही गोवा में डाक संबंधी सेवाएं शुरू हुई। इस बड़ी दीवार को फोंत कहते हैं, जहां झरने का पानी नहर से होकर समुद्र के बादशाह फोर्ट नेपच्यून के मुंह से निकलता है। ये पानी सोना मरिया उस समय की प्रांतीय जमींदारन। यहाँ हम अपने पालतू कुत्ते जिमी के साथ बालकनी में बैठकर अपने बागीचे के नजारे का आनंद उठा रहे हैं। हमारे वस्त्र विभिन्न संस्कृतियों का मेल मिलाप है, जहाँ पुर्तगालियों के उपनिवेश हुआ करते थे। हमारे बालों की शैली जापानी है। कुर्ता चीनी ट्यूनिक या चुस्त जैकेट का आशोधन है। हमारा लहंगा
इनका उन दिनों काफी इस्तेमाल होता था। शाम के वक्त काम खत्म कर थके हारे पुरुष यहाँ इकट्ठे होकर एक दो शराब के घूंट पीते और गपशप अदला बदली करते। उन दिनों ये ऐसी जगह थी क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे, उनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर या सुरक्षा के आश्वासन को कि भगवान बुद्ध था। आईचं बघा येत नाही रे आता काढ दूर लेंथ 0.6 चलो लवकर या. टर्की बोल रहा सामने की बोल रहा बोल कल्लू सामने आओ वैरायटी बोल अरे गोड़ी अरे नमल लगा अरे अरे मन गोवाला अरे लगा और कुछ नहीं बचा। पूरन ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महादेव और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आई। फिर एक दिन महादेव की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जितना हो सकता लोगों की मदद करता। उसकी निर्भर स्थिति में भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछते हैं, क्या तुम तुरंत से अपनी संपत्ति वापस हासिल करना चाहते हो? महादेव ने भगवान से तुरंत को माफ करने की विनती करते हुए कहा कि वो अपने हाल में खुश है। उसके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान ने महादेव को वरदान मांगने को कहा। तब महादेव ने भगवान से एक छोटी सी जगह मांगी जहाँ वो खड़ा रहकर उसकी आस्था से प्रसन्न होकर भगवान महादेव को स्वर्ग में ले जाते, लेकिन उसके पैर के निशान उस चट्टान पे हमेशा के लिए छूटे। इस जगह का नाम
रुको रुको यहाँ आप भारत का सबसे बड़ा चीरे का शिल्प देख सकते हैं। यह शिल्प हमारी भारतीय संस्कृति की याद दिलाता है। संत मीराबाई एक थाली के सिरों पर संगीत स्वरों में खुद को भूल चुकी है। इस शिल्प पर ग्रीक रोम शिल्प कला का असर नजर आता है। यह शिल्प कलाकार जॉसलिन महेंद्र अराउजो अल्वारेस द्वारा सन 1994 में निर्माण किया गया। शिल्प गंधार कला की भी याद दिलाता है। मीरा के माथे की बिंदी, बाहों में बाजूबंद, बालों में गजरा, हाथों में कंगन, ये बातें सब भारतीय अधूरे हैं। यहाँ खड़ा हो। Ancestral lore offers you a glimpse of what Goa looked like and how life in this paradise on earth was a couple of decades ago. Behind you, by the side of the main entrance, is the fan of hillside. A thick cloth lies the hole